बजट सत्र का आज 8वां दिन है और आज चर्चा बजट पर समाप्त हुई है। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री बजट को लेकर जो चर्चा हुई है उस पर जवाब देंगे। हमारे साथ खास चर्चा के लिए आज मौजूद है चुरहा विधानसभा से विधायक और पूर्व में डिप्टी स्पीकर रहे हंसराज जी। सबसे पहले स्वागत है आपका। नमस्कार जी। हंसराज जी, कई सवाल है। हम सबसे पहले तो चाहेंगे, बजट निकला है, हालांकि आपने पहले भी प्रतिक्रियाएं दी है इसको लेकर, लेकिन चाहेंगे एक शब्द में अगर बजट की बात यहाँ पर की जाए तो क्या कहेंगे बजट को लेकर? बजट जो है वो ये तो कह रहे हैं व्यवस्था है, हम कह रहे हैं कि संपूर्ण तरीके से अव्यवस्था है। बस इतना ही आपने कहा, एक शब्द बिल्कुल। आपने यहाँ पर कहा डी नोटिफाई किए गए संस्थान को लेकर आपने अपनी जो है बात सदन में रखी थी। आपके क्षेत्र के अंदर कई इलेक्ट्रिसिटी के सब डिवीज़न है और अन्य संस्थानों को बंद किया गया है। आपका कहना है कि अगर सरकार उनको सुचारू रूप से नहीं चलाती है तो आप उसके लिए अपनी आवाज़ तो उठाएंगे ही, उसके साथ में प्रदर्शन करेंगे, और आमरण अनशन की चेतावनी आपने जो है सदन में दी थी। किस तरह से देखते हैं, क्योंकि अभी तक जो है इसको लेकर कोई विचार विमर्श नहीं किया गया है फिलहाल? अभी आज तो फिलहाल ऐसा है, हमने सारे विषय रख दिए हैं। एक विषय पे तो हमारी जीत हुई है, जो विधायक निधि जो बिल्कुल ही मुकरे हुए थे, इन्होंने बजट में ही कह दिया और उसमें कहा कि 10 लाख हम और बढ़ा भी देते हैं। उसके साथ साथ ऐच्छिक निधि का भी कर दिया है। अब बची है संस्थानों की बात। तो हमने अपने बजट अभिभाषण में चर्चा में भाग लेते हुए मैंने तब भी कहा था कि देखिए, ये जो चाहे विद्युत बोर्ड का डिवीजन खुला था, चाहे डेवलपमेंटल ब्लॉक खुला था, या हमारा कॉलेज वहां पर खुला था, 2 पीएचसी दी थी और 3 जो है वो हमारे प्राइमरी स्कूल्स थे। अब मैं तो स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी का भी जिक्र करा है यहाँ पर, जब वो चीफ मिनिस्टर रहे उनका ही वक्तव्य था, हम फर्स्ट टाइमर थे। उन्होंने खुद कहा था कि कांग्रेस जो है वो किसी एक व्यक्ति के लिए अगर डिवीजन खोलना पड़ा तो मैं उसके लिए भी डिवीजन खोलूंगा। और उन्होंने एक बात और कही थी कि प्राइमरी स्कूल्स तो बड़े इंपॉर्टेंट स्कूल्स होते हैं, अगर एक बच्चे के लिए भी हमें प्राइमरी स्कूल कहीं पर देना पड़ा तो हम देंगे, जिसका उदाहरण उन्होंने कई बार दिया। और जैसे डलहौजी में लगातार उन्होंने एक ही नोटिफिकेशन में 2 कॉलेज खोले थे, अब उस विधानसभा क्षेत्र में 4 कॉलेज आते हैं, 4। तो यहाँ हमारा विधानसभा क्षेत्र एक ही कॉलेज है। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो लाहौल स्पीति के बाद, बरमौर और पांगी के बाद चुरहा जो है वो सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। एक तरफ जम्मू के साथ लगता है, एक तरफ लाहौल स्पीति के साथ लगता है, दूसरी तरफ जो है वो हम पंजाब की तरफ, पठानकोट की तरफ लगते हैं। तो हमने कहा यहाँ पर हमें जो बेसिक चीजें चाहिए, जो आपकी सरकारों ने इस आज़ादी के इन 76 सालों में लगभग 55 से 60 साल शासन जो है वो कांग्रेस ने किया है, एक मुश्त हिमाचल में कम से कम। तो अगर चंबा आज एस्पिरेशनल है या पिछड़ा है जिला, या वो चुनाव क्षेत्र भी पिछड़े रहे हैं, तो उसका सिर्फ और सिर्फ कारण कांग्रेस है। और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उन इलाकों को ऊपर उठाने की कोशिश की तो इनके पेट में काय को दर्द होता है। और ये अन्याय है किसी भी ऐसे क्षेत्र के साथ, वहाँ के लोगों के साथ। मैं तो अभी तक थोड़ा ये सोच रहा हूँ कि लोगों को अब तो है, जो हमने रोका हुआ है कि सड़क पे अभी ना उतरिए, कोई ऐसी घटना ना करिए, पर जिस दिन मैं अपनी कंस्टिट्यूंसी या चंबा चला जाऊंगा उस दिन फिर जो होगा उसके लिए मुख्यमंत्री जी जिम्मेदार होंगे, हमने तो कहा हुआ है। और पर हम अभी तो ये कह रहे हैं कि जब बजट अभिभाषण की परिचर्चा का उत्तर देंगे ये, उसमें ये इंश्योर करेंगे। अगर ये कह रहे हैं कि विधिवत, चरणबद्ध, ये वो पता नहीं क्या क्या डिक्शनरी से शब्द निकाल करके वो रोज बोल रहे हैं कुछ न कुछ। हमने कहा है, आज तो मैंने पर्सनली भी कहा, मैं कहा आप फिर हेलीकॉप्टर तो है ही है आपके पास, एक दिन चुरहा चलते हैं, आप खुद जो है वो उन गाँव को देख लीजिए, उन इलाकों को देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि वहाँ पीएचसी नहीं होनी चाहिए ना दीजिए, अगर आपको लगता है वहाँ से प्राइमरी स्कूल नहीं होना ना दीजिए, अगर वहाँ लगता है कि भाई ये आपको डिग्री कॉलेज नहीं देना, नहीं मत दो। अब 100 किलोमीटर पे सर्विस वायर बदलने के लिए जाएगा बंदा, 100 किलोमीटर पे जो है वो अपना मीटर लगवाने के लिए जाएगा बंदा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब विश्वास तो है, ये इन्होंने आश्वासन भी दिया करेंगे, नहीं करते हैं तो फिर उसके लिए जनता खड़ी है, जनता लेगी निर्णय। हमने तो कहा हुआ है, बीइंग ए लीडर मेरे को तो जो करना पड़ा हम करेंगे। आपने कहा था कि चंबा, सदन में चर्चा के दौरान आपने कहा था कि चंबा पहला ऐसा जिला था जब प्रदेश बना था तो उस समय बनाया गया था। ये भी आपने आरोप लगाया कि कांग्रेस पिछड़ा होने का कारण है। आपने ये भी वहां पर बात कही थी कि सब लोग, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हैं चाहे वो विपक्ष के लोग हैं, दिल्ली से कोई स्पेशल पैकेज जैसे जनजातीय क्षेत्र है आपका, चंबा है या लाहौल स्पीति है, उनके लिए लेकर आए। लेकिन पिछले 5 वर्षों में भाजपा की सरकार रही, केंद्र में भी भाजपा की सरकार रही, तो उस दौरान क्यों ऐसे स्पेशल पैकेजेस नहीं लाए गए इन पिछड़े क्षेत्रों के लिए?
देखो, कांग्रेस तो एक ही राग रोती रही कि सिरमौर पिछड़ा है, ऐसे बोलते रही है। चंबा पिछड़ा है, जो हम जब यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे या इधर उधर, तो ये दो चीजें आती थी, मतलब जनरल नॉलेज का क्वेश्चन होता है, हिमाचल में कौन से पिछड़े जिले हैं, एक सिरमौर एक चंबा। लेकिन सिरमौर जो है वो धीरे धीरे जो है वो निकल गया। वाईएस परमार साहब वहां से हुए जिन्होंने हिमाचल खड़ा किया। लेकिन हिमाचल में चंबा भी ऐसा जिला था जो आजाद हिंदुस्तान होने से पहले, जब हम आजाद नहीं थे, कलकत्ता में लाइट होती थी और चंबा में लाइट होती थी, कहीं नहीं होती थी नॉर्थ इंडिया में। हमारे राजा लोग इतने मतलब प्रबुद्ध थे और इतने एडवांस सोच के लोग। हिंदुस्तान जब आजाद हुआ, हिंदुस्तान की आजादी के बाद अन्य अन्य राज्यों की मांग होने लगी। तो जैसा वाईएस परमार साहब और उनके सहयोगी और लोग जब एफर्ट्स करने लगे, तो जब मैं हिस्ट्री में पढ़ता हूं तो चंबा के जो लोग थे उन्होंने कहा कि हमको हिमाचल में रहना, जबकि हमको तो पंजाब में डाला जा रहा था। और हमने वकालत करी, और जो शुरू के 4 महत्वपूर्ण जिले जिन्होंने चंबा ये हिमाचल का निर्माण करा है, उसमें चंबा पहला जिला था। और एक चीज भी नॉलेज के लिए मैं और डालना चाहता हूं, क्योंकि लाहौर उस टाइम हमारे नजदीक था, पाकिस्तान में जो लाहौर है, यूनिवर्सिटियां वहां थी, सारे एकेडमिक संस्थान वहां थे। हम हाईली एजुकेटेड लोग जो थे वो चंबा से थे, आजाद हिंदुस्तान होने से पहले। और जो सीनियर 7 आईएएस थे शुरू में जब हिमाचल बना है 52 के बाद, तो वो सारे के सारे चंबा से थे। पर ऐसा क्या हो गया, जब हम आजाद हुए और कांग्रेस ने सत्ता करनी शुरू कर दी, और चंबा पिछड़ता गया और पिछड़ता गया। हालांकि शिक्षा मंत्री वहीं से हुए, विधानसभा के अध्यक्ष वहीं से हुए, लगातार होते रहे हैं। तो इन्होंने फिर चंबा को पीछे ही डाल दिया, और ज्यादा खामियाजा मतलब भुगता है चंबा के लोगों ने, तो कांग्रेस के कारण। ये मैं सीधे सीधे कह रहा हूँ। नहीं, पिछले आपकी सरकार थी, उस समय क्यों स्पेशल पैकेजेस नहीं, हम लाए हैं, मैं ये कह जो रहा हूं। उन्होंने बैकवर्ड रखा, हमने कहा एस्पिरेशनल है। एस्पिरेशनल में आप अगर गाइडलाइन निकालें तो हेल्थ में हमें कॉलेज मिला, कॉलेज की बिल्डिंग बन करके मेडिकल कॉलेज जो है वो चंबा में, ठीक है, डिग्री मेडिकल। और उसके साथ साथ जो है वो कनेक्टिविटी बिल्कुल नहीं थी, सिंगल लेन रोड थी, आज डबल लेन रोड हो गई है। अगर अभी जो है वो हमने हर कंस्टिट्यूंसी में अलग से बजटिंग का प्रावधान करा हुआ भारत सरकार ने। हेल्थ में जो है वो हमें एमआरआई की अगर मशीन मिली है तो वो भी भारत सरकार ने दी है। वहां पर सिटी एमआरआई ये नहीं होते थे, वो वहां पर भारत सरकार ने 18 करोड़ रुपए का पैकेज जो है अलग अलग से दिया। और अभी समग्र शिक्षा अभियान के तहत जो है वो, मुझे लगता है कि ऐसा कोई चंबा में स्कूल नहीं है जिसको अलग से फंडिंग नहीं मिल रही है। 2 सेगमेंट में पीछे हैं हम चंबा वाले, एक तो कनेक्टिविटी के लिहाज से, दूसरा जो है वो स्वास्थ्य और शिक्षा। अब दोनों में हम अच्छा कर रहे हैं। अब मल्टीग्रेन्स के हिसाब से देखा जाए या और हिसाब से देखा जाए तो चंबा जो है वो बहुत फर्टाइल एरिया है। जैसे ही थोड़ा कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी, पर्यटन में बहुत पोटेंशियल है। वहाँ डलहौजी जैसा है, जैसा स्थान है, मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाने वाला खजियार है। अब नई डेस्टिनेशन जिसमें हमारा मणिमहेश का इलाका है, जहाँ लाखों पर्यटक आते हैं जब ये मेला चलता है। और अभी जो है वो डलहौजी का ही एक क्षेत्र है, पदरी पास इलाका, जो जेंड के, जहाँ ये 19-20 किलोमीटर जो है वो एनक्रोचमेंट भी करी हुई है। वो विषय भी उठा था, आदरणीय डी एस ठाकुर ने उठाया था। और साच पास एक ऐसा पास है, साच पास इज ओनली पास। अब वहां पर एक रोपवे मिली है हमें 27 किलोमीटर की, 1100 करोड़ रुपए का फंड का प्रावधान हुआ है। वो इसीलिए कि पांगी को जो है वो कबायली इलाका है, उसको कनेक्ट किया जाए। अब ये सारी की सारी चीजें भारत सरकार की स्पेशल अटेंशन की वजह से हुई है। और जो मतलब हम लोग बैकवर्ड से आकांक्षी बने, तब जाकर के ये तो कहते हैं कि तेरे को ये मर्ज है। जैसे कांग्रेस क्या कहती थी, जैसे आपका और मेरा शरीर देखा, कहा भाई ठीक है तेरे को ये मर्ज है, पर उस मर्ज का इलाज क्या होगा, कौन सी दवाई देनी पड़ेगी, वो कभी नहीं कहे। भाषणों के लिए रखा, चुनावों में मुद्दा बनाए रखा। लेकिन आज जैसे मैंने एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन में पूछा कि क्या आप लोग जो है वो इंडस्ट्री वहां पर लगा रहे हो, लाइमस्टोन्स हैं वहां पर, सीमेंट उद्योग लग सकता है। आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री हमारे शांता कुमार जी का बहुत बड़ा विजनरी वो चीज रही है। और वहां पर अगर हम ये रोजगार जनरेट नहीं करते हैं तो क्या 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 फायदा है। तो ये सारी की सारी चीजें अगर ये नहीं करते हैं तो हम स्पेशल भारत सरकार के पास जाएंगे। अभी जो तो हुआ है वो तो हो ही रहा है, लेकिन कुछ और चीजें जो होनी है वो करवाएंगे।
भाजपा कह रही है कि ग्रीन एनर्जी का जो फॉर्मेट है, बजट में जो ग्रीन एनर्जी की बात कही गई है, वो केंद्र सरकार के बजट से कॉपी पेस्ट एक तरह से हम कह सकते हैं वो किया गया है। लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि इससे पहले भाजपा की सरकार प्रदेश में थी, तो उस समय क्यों इस चीज को लागू नहीं किया गया? उस समय कहां भाजपा सोई हुई थी? हमने क्या लागू करना था? आदरणीय प्रधानमंत्री ने पूरे देश को ग्रीन कहा है, तो उसमें हिमाचल भी आता है। इसमें क्या एक्स्ट्रा करने की जरूरत है? उसमें बिल्कुल फंडिंग की भी व्यवस्था है। अब मुझे एग्जैक्ट फंड याद नहीं है, लेकिन उसमें फंड की भी व्यवस्था करी हुई है। ये भूल गए हैं। प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी यहाँ पर चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, शुरुआत उनकी थी। पॉलीथीन बैन करा था तो वो प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी ने करा था। और अगर ये जो ग्रीन सेस और उसकी बात करी थी तो वो प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल साहब के टाइम से ही शुरू हुआ है काम। इनको कोई नया नहीं करना है। हमीरपुर के हैं इसीलिए इनको याद आया होगा कि अब स्टेट को ग्रीन स्टेट भी घोषित कर देते हैं, जबकि हम लोग तो पहले से ही ग्रीन थे। कल एक माननीय विधायक आदरणीय रणधीर जी मेरे ख्याल में इस पे वक्तव्य दे रहे थे, अंदर बजट में भाग ले रहे थे। उन्होंने कहा कि यहाँ पर लकड़ी चोर भी हुए हैं लोग, तो जिनकी सरकारें गिरी भी हैं। इतिहास अगर आप उठाएं तो यहाँ पर कईयों को जो है लकड़ी चोर मुख्यमंत्री बना करके वो उनकी सरकारें गिरी, तत्काल प्रभाव से जो है मुख्यमंत्री बदले गए। धड़ाधड़ जो ये हिमाचल का जो ग्रीनरी खत्म हुई है उसका भी दोष जो है वो कांग्रेस को ही है। तो इनको तो ये एफर्ट्स करने ही नहीं चाहिए। मुझे लगता है भारत सरकार जो है वो लगातार हिमाचल पे एक तरह से कहते हैं कि जबरदस्त फोकस किए हुए हैं और बहुत सारा प्लांटेशन ये वो सारी चीजें करी हुई है। और ग्रीन एनर्जी में कभी भी सोलर ग्रीन एनर्जी नहीं आती, ये थोड़ा स्टडी और कर ले। मैं तो अपने वक्तव्य में कह रहा था वो जो 10-20 साल बाद वो जो पैनल्स आपके बेस्ड हो जाएंगे जिनसे वो एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होती है, वो कहाँ डालेंगे? वो स्क्रैप कहाँ डालोगे आप? हाइड्रो जो है वो सबसे ग्रीन एनर्जी यही है। अब तो ऐसे ऐसे तरीके हैं हाइड्रो में कि आप जो है बिना उस इलाके से छेड़खानी किए बगैर ही जो है वो चलते पानी को रोक करके हल्का सा टनल या हल्का सा ओपन नहर निकाल करके आप जो है वो बिजली का उत्पादन कर सकते हो। तो आपको क्या जरूरत है इन चीजों में पड़ने की? लेकिन इनको ये है कि भारत सरकार के पास उसके लिए अलग से बजट का प्रावधान है, तो वहां से बजट ले लेते हैं। जैसे जल जीवन मिशन में अगर हमने जो है वो लाखों स्कीमें बनाई, अरबों रुपए जो है वो खर्च किए हैं, तो भारत सरकार ने दिए हैं पैसे। हमें क्या है? इनको तो क्या करना है? ग्रीन एनर्जी में भी ये जो सोलर पे वो मैं परसों पढ़ रहा था इनका, इन्होंने कहा 40% अनुदान देंगे हम, जबकि 80% अनुदान भारत सरकार ऑलरेडी दिए हुए है। ये क्या नया करेंगे? इन्होंने कहा पहले जो 100 बंदे आएंगे उनको हम जो है वो 40% सब्सिडी के साथ जो है वो ये प्लांट लगाने की परमिशन देंगे। इन्होंने क्या परमिशन देंगे? इनके पास है क्या? ये तो सिर्फ यही लगे हुए हैं कि किसको ओएसडी बनाया जाए, किसको पीए रखा जाए, किसको जो है वो मीडिया एडवाइजर बनाया जाए, किसको जो है वो चेयरमैन बनाया जाए, और सरकार कैसे बची रहे। क्योंकि जो अंतर विरोधों की सरकार होती है वो बड़ी खतरनाक होती है, द्वंद्व होता है उसमें। और जब द्वंद्व चलता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। और जब ब्लास्ट होगा तो ना सुक्खू जी बचेंगे उसमें, ना ही इनके मुकेश जी बचेंगे, दोनों जाएंगे। और पता नहीं सारे एक उसमें रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे। जैसा जयराम जी ने कहा कि ये पता नहीं कितने दिन की सरकार है। अब तो हमें ये भी लगना शुरू हो गया, जैसे रवि जी का वो जो पत्र वायरल हुआ, उसके साथ साथ प्रदेश अध्यक्षा है मैडम प्रतिभा जी, वो चले गए हैं दिल्ली। उन्होंने कहा चेयरमैन जो है वो एक ही जिले से बना रहे हैं, हमें पूछ नहीं रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं। तो अंतर विरोध है इनका। अब तो सिर्फ देखना ये है कि पहल कौन करता है और कहाँ से फटते हैं। अब फटना तो है ही है इनको। आखिरी सवाल रहेगा आपसे। बीते कल जनमंच को लेकर हंगामा हुआ, कांग्रेस कह रही है कि लंच मंच है, एक मंत्री ने यह भी कह दिया कि झंड मंच है, वहां पर बेइज्जती जो है की जाती थी, अधिकारी है या लोग आते थे। किस तरह से देखते हैं, कितना सही है इसको बंद किया जाना? ऐसा जनमंच एक ऐसी व्यवस्था थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जब भी बनी हैं, लोगों के प्रति उत्तरदायी सरकारें बनी हैं। ये हम लोग पहले लोग हैं जो सरकार बनाने के बाद सीधे जो है वो जनता के बीच में चले जाते हैं कि भाई बताओ तुम्हारा क्या काम है, कैसे हैंडल होना है, कैसे हल होना है, क्या समाधान रहेगा, वही बताएंगे। मुलाजिम वही खड़े होते हैं, मतलब वो बताते हैं। अब लोग जैसे ये यारों की जो सरकार बता रहे हैं, ये जनमंच की परिभाषा को समझ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनको जो है वो मैं जो शुरू से देखता आया हूँ, ये टाइम पास करते हैं।
ये पूरे 4 साल लेटे रहेंगे। अभी ये अपना ही भरेंगे, सब कुछ जो भी करना होगा सब अपने लिए ही करेंगे। 5वें साल में इनको फिर ऐसे निकलती थी अंदर से भावना कि अब करना चाहिए कुछ, और चुनावी महीनों में ज्यादा चलते हैं ये लोग। लेकिन जनमंच से मैंने खुद 17 जनमंच पे जो है वो होस्ट किए हुए हैं एज ए मिनिस्टर। तो सिरमौर से लेकर किन्नौर इवन काजा तक गया हूं मैं। अब काजा में एक जगह बैठे हुए लोगों को, स्पीति में दूर दराज के लोगों को वहीं पर ही उसकी जमीन का मुद्दा हल हो जाता है, उसके पानी का हल हो जाता है, उसकी लाइट का हल हो जाता है। तो कोई बुरा होता था? और खर्चा क्या हुआ 5 सालों में? 5 करोड़। ऐसी कोई योजना है कभी जिसमें 5 ही करोड़ खर्च हुआ हो? क्या खर्च हुआ है? खर्च ही नहीं हुआ है। उससे ज्यादा लाखों जो हैं वो जो कंप्लेंट्स आई थी उनको हैंडल किया गया है। वो जब जो बची है उनको हल करवाएं, और नाम बदलेंगे ये भी, इनको पता है ये अच्छी योजना थी, इसको चलाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। भाई ठंड लगी।